हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने अभी तक पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एसिड बेस इक्विलिब्रियम के बारे में, हमने एसआईआर इफेक्ट भी पढ़ा, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, ठीक है। सर मतलब फायदे का सौदा, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा एसिड बेस इक्विलिब्रियम। एसिड बेस इक्विलिब्रियम के बाद हमने पढ़ा कुछ एसिड्स की कुछ रिएक्शंस विद सोडियम मेटल, जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। NaOH जिसमें वाटर बनता है, ठीक है। NaNH2 वाला टेस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट। और सोडियम बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने बता दिया था H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स NaHCO3 के साथ में रिएक्शन करके CO2 गैस रिलीज करते हैं, और CO2 का जो कार्बन होता है वो कार्बन आता है सोडियम बाइकार्बोनेट के वाले कार्बन से, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेस क्या होता है, सबसे पहले बात तो ये आती है। तो बेस क्या होता है, जैसा कि आप बचपन में जानते होंगे कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को उठा के अगर हमने सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर वो OH माइनस दे रहा है तो उसे हम बोल देते हैं बेस। ये एक जनरल उसकी डेफिनेशन है। आज हम जो बेस पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक और डेफिनेशन दी जाती है, जो आपने सुना होगा ब्रोंस्टेड बेस भी जिन्हें बोला जाता है। तो ध्यान देना, अगर कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कोई एटम है, उस एटम के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या बोल रहे हैं, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में एटम के पास कोई लोन पेयर है। अगर वो लोन पेयर अपना जो लोन पेयर है वो H+ को डोनेट कर देता है। क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड में जो एटम और एटम के पास जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर अगर H+ को डोनेट कर दे रहा है तो उसे हम बोल देते हैं वो क्या है, बेस है। वो जो कंपाउंड है वो क्या है, बेस हो जाएगा। अभी ध्यान देना, H+ को हम एक और नाम यूज करते हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो यही डेफिनेशन स्टार पॉइंट डाल के सभी लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, और स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे कंपाउंड्स विच डोनेट्स लोन पेयर टू H+। क्या बोले, कंपाउंड विच डोनेट्स लोन पेयर टू H+ आर नोन एज बेस, ठीक है ना। और यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक में, वो जनरली हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। तो हम क्या देखेंगे, जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो लोन पेयर कौन से एटम के पास प्रेजेंट होगा, जनरली नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने लिया RNH2 लिया, RNH2 अगर अपना लोन पेयर जो नाइट्रोजन है, अगर अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देता है तो हम बोल देंगे कि ये बनाएगा RNH3 और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। देखो, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया H+ को, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए तो नाइट्रोजन के ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव। H+ ने लोन पेयर लिए तो H+ के पास आना चाहिए था नेगेटिव और पॉजिटिव उसके पास ऑलरेडी था, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, और वो बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास बेस। क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास बेस। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया H+ को, तो ये बेस था, तो बनने वाला क्या रहेगा, उसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, ये बनने वाला कॉन्जुगेट क्या रहेगा, कॉन्जुगेट एसिड रहेगा। सर अगर वो बेस है, बेस ने लोन पेयर दिया H+ को, तो बनने वाला क्या रहेगा, कॉन्जुगेट एसिड। अगर वो एसिड होता, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एसिड का कॉन्जुगेट क्या बनता है, H+ रिलीज होने के बाद में वो बनता है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। तो बेस ने H+ को लोन पेयर दिए तो बेस का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, एसिड बनेगा। चलो अब आगे बात करते हैं। यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और नाइट्रोजन जितना इजीली या जितना जल्दी ज्यादा बेटर है, नाइट्रोजन जितना जल्दी अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन जितना इजीली अपना लोन पेयर H+ को दे पाएगा उतनी ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो यहां से बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम बोल सकते हैं लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन। एक और बात हम बोल सकते हैं, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया H+ को और बना के हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड RNH3 पॉजिटिव। जितना ज्यादा स्टेबल ये कंपाउंड होगा उतना ही इजीली अपना लोन पेयर नाइट्रोजन देना चाहेगा। मतलब नाइट्रोजन ने H+ को लोन पेयर दिया और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो नाइट्रोजन बोले यार ये तो सही बात है, मुझे लोन पेयर देना चाहिए ताकि मेरी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो दो तरीके से डिफाइन यहां मैं बोल सकता हूं। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है मैं बोल सकता हूं यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। आ रही बात समझ में,
ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। प्रेसिडेंट बातें नहीं, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ हम बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी, लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये हम बोल सकते हैं। एक और हम बात कर सकते हैं, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ध्यान से सुना, इधर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये जो बंदा आर जुड़ा हुआ है ना नाइट्रोजन के साथ, अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे, समझो अगर जो आर है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये आर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नाइट्रोजन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, नाइट्रोजन H+ को अपना लोन पर इजीली डोनेट कर पाएगा। तो क्या बोल देंगे सर, जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से नाइट्रोजन आगे H+ को लोन पर दे पाता है, मतलब कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है। तो मैं यहां बोल सकता हूं जो +M +H और +I वाले ग्रुप होते हैं वो तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, और जो खींचने वाले ग्रुप होते हैं, जो खींचने वाले ग्रुप है, अगर R जो है वो खींचने वाला ग्रुप है, -I -M -H वाले, तो वो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देंगे। अब जब नाइट्रोजन के खुद लोन पेयर कम है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, तो नाइट्रोजन क्यों आगे H+ को अपना लोन पेयर देगा, वो नहीं देना चाहेगा। बात समझ आ रही है? तो ये हो जाएगा -M -H और -I। +M +H +I तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, -M -H -I वाले ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 3 फैक्टर्स हमने पढ़े जिनके ऊपर बेसिक स्ट्रेंथ किस तरीके से डिपेंड करती है। अब एक हेडिंग डालेंगे और अपन इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या हेडिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अब अमाइंस क्यों मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में ही हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला फैक्टर यहां पर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहला फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान देना, इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करते हैं। तो देखो अमोनिया लिया मैंने अमोनिया ले लिया, RNH2 ले लिया, RNH, R ये 3 ले लिए, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनना, ये नाइट्रोजन एक कार्बन, अगर मैं R को बोल देता हूं ये कार्बन वाला ग्रुप है, पीछे एक कार्बन की लंबी सी चेन है जिसे मैंने R से डिनोट किया हुआ है। तो कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हम बोल देते हैं ये 1 डिग्री है। यहाँ 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसे हम बोल देते हैं 2 डिग्री, लोन पेयर है इसके पास, यहाँ भी लोन पेयर है। तो ये 3 से जुड़ा हुआ तो ये भी 3 डिग्री है। अभी ध्यान देना, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो लेफ्ट से राइट जाने पर चूंकि R ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, और R मतलब कार्बन में मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो कार्बन वाले ग्रुप तो क्या शो करते हैं, +I इफेक्ट शो करेंगे नाइट्रोजन के लिए। ये सारे ग्रुप क्या है, +I देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर +I बढ़ता जा रहा है, +I बढ़ रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर +I बढ़ रहा है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी इंक्रीज होगी, अभी हमने पढ़ा था, वो उतना इजीली लोन पर देना चाहेगा, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो मैं यहां लिख दूंगा बेसिक स्ट्रेंथ वो इंक्रीज हो जाएगी। नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होती जा रही है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, एज पर इंडक्टिव। तो सर बेस्ड ऑन इंडक्टिव बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आ जाएगा 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया, ठीक। चलो, तो बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट तो हमने देखा
कि जिस तरीके से प्लस आई ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है नाइट्रोजन के पास, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे, चलो नए पेज पे देख लेते हैं सेकेंड इफेक्ट को। सेकेंड इफेक्ट हम लिखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। सेकेंड इफेक्ट क्या है हमारे पास? स्टेरिक हिंड्रेंस। चलो ध्यान देंगे। अब स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं। मान लो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सामने से H प्लस भी आ रहा है। अब नाइट्रोजन और H प्लस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बहुत बड़ा, समझना, अगर नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो H प्लस आ रहा है उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो क्या होगा? वो H प्लस नाइट्रोजन के पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो समझो, ये यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ से H प्लस आ रहा है, लेकिन जो H प्लस आ रहा है और नाइट्रोजन है, तो यहाँ बीच में बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बहुत बड़ा ट्रैफिक है एक तरीके से, तो ये H प्लस उस नाइट्रोजन के पास कभी भी पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक तरीके से स्टेरिकली हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है H प्लस के लिए। हिंड्रेंस मतलब होता है, समझ में आ रही है, ट्रैफिक एक तरीके से। तो जितना ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड हो पाएगा, क्या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे पाएगा H प्लस को? सर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे नहीं पाएगा। तो यहां से मैं बोल दूंगा कि बेसिक स्ट्रेंथ जो आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगी? तो सर बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोल देंगे? बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा हिंड्रेंस बढ़ेगा, सर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे नहीं पाएगा। अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा तो हम बोल देंगे वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो अभी सेकंड पॉइंट तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे और थर्ड पॉइंट को लगा देंगे 3 स्टार। थर्ड पॉइंट को लगा देंगे 3 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट है सोल्वेशन इफेक्ट। थर्ड पॉइंट हमारे पास है सोल्वेशन इफेक्ट। चलो स्टार पॉइंट डाल के एक लाइन लिखेंगे यहां पर, ड्यू टू सोल्वेशन स्टेबिलिटी ऑफ conjugate acid increases because hydrogen bond is formed। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, अगर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया H प्लस को और कॉन्जुगेट एसिड बना लिया। अब कॉन्जुगेट एसिड अगर सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, ठीक है, और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है, अगर सॉल्वेंट और कॉन्जुगेट एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, तो हम बोल देंगे उस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो रही है। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा उस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा अभी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो ध्यान देना, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो मैं यहां एक लाइन और लिख देता हूं, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं यहां पर सोल्वेशन, बोल सकते हैं जितना ज्यादा सोल्वेशन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट एसिड की हो जाएगी और उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी हो जाएगी। चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने यहां पर लिया सबसे पहले लिया यहां पर अमोनिया लिया, NH3 लेके चल रहा हूं मैं, नाइट्रोजन के पास यहां पर लोन पेयर है, ठीक है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है H प्लस को और बना लेगा NH4 पॉजिटिव, ठीक। अब ध्यान देना, ये जो NH4 पॉजिटिव था इसके पास है 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 4 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर आया हुआ है पॉजिटिव। अभी मुझे बताना,
सर ये जो NH4 पॉजिटिव है ये पानी में रखा हुआ है, तो पानी में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन जो होती है वो इस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। तो जैसे ही सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स का एडिशन, ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का एडिशन, या सॉल्वेंट के रूप में हम ले रहे हैं वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहे हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉसिबल होंगे उतनी ही ज्यादा वहां पर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर ये कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रही है, 1 2 3 4, सर नाइट्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन थी, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, मतलब अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं जहां पर मैं ले रहा हूं RNH2, मैं ले रहा हूं RNH2, तो RNH2 जब H प्लस को लोन पेयर देगा ये बनाएगा RNH3 पॉजिटिव, ये RNH3 पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। RNH3 पॉजिटिव में R के नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है सर, 1 2 3, तो अब यहां पर 3 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो पाएगा, एक तो यहाँ 2 और यहाँ पर 3। क्या मुझे बताओ, पहले सर 4 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, अब 3 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है, बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आने वाला है बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आने वाला है वो हो जाएगा तुम्हारे पास बेस्ड ऑन सॉल्वेशन। तो बेस्ड ऑन सॉल्वेशन ऑर्डर तुम्हारे पास हो जाएगा अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, इंडक्टिव में क्या ऑर्डर आया था सर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन अमोनिया। सॉल्वेशन में आ रहा है 1 अमोनिया, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक बात, क्या गैसियस फेज में, ध्यान देना, क्या गैसियस फेज में इंडक्टिव सॉल्वेशन इफेक्ट लग पाएगा सर? गैसियस फेज में सॉल्वेशन, सॉल्वेंट तो होगा ही नहीं, अगर सॉल्वेंट नहीं होगा तो सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। तो यहां पर स्टेप पॉइंट डाल के लिखेंगे इन गैसियस फेज देयर इज नो सॉल्वेशन इफेक्ट, इन गैसियस फेज देयर इज नो सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है ना। 3 इफेक्ट्स, 3 फैक्टर्स हमने पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड हमने पढ़ा स्टेरिक हिंड्रेंस, थर्ड हमने पढ़ा सॉल्वेशन, फोर्थ पढ़ने वाले हैं हम तो हमारा अगला पॉइंट है अमाइन इन्वर्जन या फिर अमाइन फ्लिपिंग, ठीक है। ध्यान दो क्या होता है, यहां नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन उसके पास में, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब नाइट्रोजन की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। अभी ध्यान देना, अगर कोई H+ नाइट्रोजन के पास आता है लोन पेयर लेने के लिए, ठीक है, तो जैसे ये लोन पेयर लेने के लिए नाइट्रोजन के पास आ रहा है, ये नाइट्रोजन जो अमाइंस होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है फ्लिपिंग करने की, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे बटरफ्लाई, जिस तरीके से बटरफ्लाई चलती उड़ती है उसी तरीके से। अभी ध्यान दो, जैसे ये लोन पेयर लेने के लिए H+ आ रहा है, ये लोन पेयर जो है ये अमोनिया पूरा का पूरा इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लोन पेयर जो ऊपर था वो लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, नीचे, जो हाइड्रोजन थी नीचे वो आ जाएगी ऊपर की तरफ। बात समझ पा रही है? तो क्या बोलेंगे, जैसे H+ लोन पेयर लेने के लिए आ रहा है, लोन पेयर तो नीचे आ गया, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पर लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी थी वो डिक्रीज हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है, इसलिए हम बोल देंगे यहाँ पर अमोनिया की लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। बात समझ पा रही है? इसलिए बोल देते हैं ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन या अमाइन फ्लिपिंग, अमोनिया की मतलब जो अमाइंस होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक ध्यान दो, ये पहले भी sp3 हाइब्रिडाइज में था, बाद में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये ध्यान दो, जब ये पहले sp3 था, ठीक है, जब sp3 से sp2 मतलब वापस ऊपर की तरफ फ्लिपिंग कर रहा है, तो पहले ये sp3 से प्लेनर होता है,
प्लेनर के बाद ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, तब जब वापस ये sp3 बनता है। मतलब क्या बोले थे, अगर ये रिएक्टेंट बोला जाए, ये प्रोडक्ट बोला जाए, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के बीच में एक स्टेट ऐसी आती है जब ये पूरे के पूरे तीनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक ही प्लेन में हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? उस कंडीशन में नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसे वो हो जाती है sp2। क्या हो जाती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ठीक है, इसी को अपन एनिमेशन से भी समझते हैं। ध्यान दो, अभी ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये 1 2 3 तीन हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है। ठीक है, अभी लोन पेयर ऊपर है, तीनों हाइड्रोजन नीचे है। जैसे H+ यहां से लोन पेयर लेने के लिए आएगा, देखो ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ शिफ्ट होके लोन पेयर नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये तीनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, लोन पेयर नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आ चुकी है जिसमें आधा लोन पेयर और आधा लोन पेयर ऊपर नीचे आ रहे हैं। ये तीनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक ही प्लेन में हो जा रहे हैं। इसे बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है इसे? ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। ठीक, आगे देखेंगे, आगे वापस ये फ्लिपिंग करके ऊपर की लोन पे नीचे आ गए, तीनों हाइड्रोजन ऊपर आ गई। तो इस तरीके से ये फ्लिपिंग करता रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये फ्लिपिंग करता रहता है, ऊपर लोन पे कभी ऊपर कभी नीचे। तो यहाँ पर क्या बोला है, ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन नाइट्रोजन की पास जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है। डिक्रीज होने की वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ में डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, चलो आ जाते हैं वापस अपने पॉइंट पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाया जाए, तो एनर्जी प्रोफाइल भी आप समझेंगे। ये हो जाएगा एनर्जी लेवल, यहां मैं लिख देता हूं रिएक्शन। ध्यान दो, पहले इस लेवल पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, वापस प्रोडक्ट बनने पर भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। लेकिन हमें पता है sp3 से sp2 के बीच में एक लेवल ऐसा आता है जहां पर ये प्लेनर बन जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? मान लो ये लेवल है वो, तो ये यहां से जब इस तरीके से कन्वर्ट होता है तो यह बीच में ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है और इसे बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। चलो ये लिखेंगे, अब आगे समझो। क्या बोलेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है अमाइन इन्वर्जन के। ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि अमाइन इन्वर्जन जितना ज्यादा होगा लोन पेयर देने की टेंडेंसी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि अमाइन इन्वर्जन को रेस्ट्रिक्टेड किया जाए, रोका जाए, तो क्या करो, जो उसके हैंड्स हैं, जो वो उड़ रहा है, उनके हैंड्स को क्या कर दो, बल्कि ग्रुप जोड़ दो। बात समझ में आ रही है? अब जैसे बल्कि ग्रुप जोड़ेंगे वो भारी हो जाएंगे, तो उनकी फ्लिपिंग करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं as bulkiness increases, as bulkiness increases amine inversion decreases, so basic strength increases। क्या हो गया? उसके फ्लिपिंग होने की टेंडेंसी रिड्यूस हो चुकी है। अब फ्लिपिंग होने की टेंडेंसी रिड्यूस हो गई तो जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे बात समझो, अवेलेबिलिटी बढ़ गई तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। चलो आगे देखेंगे, तो ये वाला टॉपिक दोबारा एक बार समझेंगे। सबसे पहले देखा हमने, ऐसा लोन पेयर आ रहा था, जैसे अमाइन जो है वो फ्लिपिंग कर रहा था, फ्लिपिंग की वजह से उसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो गई, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। और इसका एनर्जी प्रोफाइल हमने पढ़ा कि जो पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, बाद में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है, लेकिन बीच में ट्रांजिशन स्टेट आ रही है जहां पर वो sp2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हमने बात करी बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है इनवर्सली होता है अमाइन इन्वर्जन के। अगर हमें अमाइन इन्वर्जन को रिड्यूस करना है तो हमें बल्कि ग्रुप जोड़ देने हैं। तो एज द बल्कीनेस इंक्रीजेस अमाइन इन्वर्जन डिक्रीजेस, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो अमाइन इन्वर्जन के हिसाब से अगर बात की जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आने वाला है ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन,
तो वो ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारे पास 3 डिग्री वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि 3 डिग्री में मतलब 3 कार्बन जोड़ दिए। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे कार्बन CH3 जुड़ता जाएगा बल्कीनेस बढ़ती जाएगी, अमाइन इन्वर्जन रिड्यूस होता जाएगा। तो 3 2 1 लास्ट में आ जाएगा तुम्हारे पास अमोनिया। तो हमने अभी तक 4 फैक्टर पढ़े। सबसे पहले पढ़ा हमने इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, फिर हमने बात करी स्टेरिक हिंड्रेंस, देन हमने बात करी सॉल्वेशन इफेक्ट, और फिर हमने बात करी अमाइन इन्वर्जन की। तो इन चारों फैक्टर के ऊपर जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ठीक। अभी ध्यान दो, हमने एक बात और पढ़ी थी कि सर जो सॉल्वेशन इफेक्ट होता है वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में लगता है, वो गैसियस फेज में नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, अब ये ऑर्डर जो आता है वो एकदम डेटाबेस आएगा। क्यों? क्योंकि चारों फैक्टर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कुछ बोल रहा है कि 3 to 1 मेथाइल 3 to 1 अमोनिया आना चाहिए, हमने सॉल्वेशन में पढ़ा था उसमें अमोनिया से उल्टा जाता है, अमोनिया की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फाइनल ऑर्डर आता है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो फाइनल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन अबाउ फैक्टर्स क्या होगा? फाइनल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन अबाउ फैक्टर्स। तो ध्यान दो, अगर बात की जाए सबसे पहले गैसियस मीडियम में, तो गैसियस मीडियम में तो केवल हमने बात करी थी कोई सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहां पर तो ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारे पास 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। ये ऑर्डर तो सिंपल आप जानते भी हो कि सर जितना ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स बढ़ेंगे, लोन पर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उतना इजीली वो लोन पर दे पाएगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। गैसियस स्टेट में ये आ जाएगा, ये गैसियस स्टेट के लिए आंसर है, ठीक है। सेकंड में बात करता हूं एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट, अब एक्वस स्टेट में 2 ऑर्डर आते हैं। अब ध्यान रखेंगे 2 ऑर्डर आते हैं, ठीक है। ध्यान दो, अगर मैंने बात करी R बराबर CH3, अगर R बराबर CH3 मिथाइल ग्रुप होगा तो उस केस में जो ऑर्डर आता है वो आता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इफेक्ट भी लगेगा, ध्यान देना, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इफेक्ट लगेगा, इस वजह से वो ऑर्डर डिफरेंट आ रहा है। और अगर R बराबर CH3 की जगह मैं ले लेता हूं C2H5, तब ऑर्डर हो जाता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, देन अमोनिया। ये ऑर्डर आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अभी ध्यान दो, ये जो ऑर्डर आ रहे हैं डेटाबेस आ रहा है, पहली बात तो। अभी यहाँ पर R बराबर मिथाइल है, छोटा ग्रुप है, ठीक है। R बराबर क्या है? मिथाइल ग्रुप, स्मॉल है, तो देखो नंबर भी जो है 213 आ रहा है, 213 213। अगर R बराबर इथाइल ले लिया जो कि क्या है? बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना। तो बड़ा ग्रुप में ऑर्डर क्या आएगा? 2 3 1 213 और 231। आपको 2 नंबर याद रखने हैं, याद हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? अगर R बराबर मिथाइल है, स्मॉल है, तो 213 नंबर आएगा, 213 अमोनिया, ठीक है। और R बराबर इथाइल आ गया तो 2 3 1 231 नंबर आ जाएगा, ज्यादा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये ऑर्डर याद हो जाएगा, पहली बात तो। अच्छा, अगर सर आपने मिथाइल इथाइल तो लिखा दिया, अगर प्रोपाइल हो जाए तो, ठीक है। पहली बात तो क्या होगा, प्रोपाइल वाला ऑर्डर जो है अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर कभी भी पूछा जाए तो ये वाला ऑर्डर जो है इथाइल वाला, ये एक्सेप्शनल रहता है। बाकी प्रोपाइल बोले या कुछ भी बोले, ये जनरल है। जनरल ऑर्डर जो है वो ये वाला है 213 213 अमोनिया, ठीक है। प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी बोले तुम्हें ये ऑर्डर लगा के आना है, और इथाइल अगर बोला जाए तो ये वाला ऑर्डर रहेगा। बट जनरली तुम्हारे 99.99% यही दोनों में से पूछा जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे 7 स्टार भी जोड़ देता हूं, ठीक। तो हमने अभी तक ये सब पढ़ा। क्या पढ़ा? सबसे पहले इंडक्टिव पढ़ा। इंडक्टिव के हिसाब से तो यही ऑर्डर आ रहा था 3 to 1 अमोनिया, ठीक है। फिर इंडक्टिव के बाद हमने स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करी, हिंड्रेंस बढ़ेगा तो एसिड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्वेंट की बात की, सॉल्वेंट में क्या बोला? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अमोन उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। पढ़ा हमने ये, ठीक है। फिर हमने बात करी अमाइन इन्वर्जन की। अमाइन इन्वर्जन के हिसाब से भी हमने देखा जितनी ज्यादा फ्लिपिंग होगी उतनी ही बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हमने बल्की ग्रुप जोड़ दिए, बल्कीनेस बढ़ने की वजह से अगर अमाइन इन्वर्जन डिक्रीज हो जा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। आपको ये ऑर्डर भी याद होना चाहिए। गैसेस स्टेट में तो 3 to 1 अमोनिया हो जाएगा। अगर एक्वस में मिथाइल दिया हुआ है, स्मॉल ग्रुप है, तो 213 नंबर आ जाएगा। अगर R बराबर इथाइल दिया हुआ है तो 231 आ जाएगा, ज्यादा नंबर आ जाएगा,
इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, बेस्ड ऑन मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। जय भारत।